हेलो व्यूवर्स, आप सबका स्वागत है फिनिक्स में लीगल चैनल में। तो आज मैं फिर आई हूँ एक बहुत ही लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के बारे में। दो जजमेंट जो है उसका जो मेन एस्पेक्ट जो कानून की नज़र से देखा जाए तो वो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट और लिमिटेशन एक्ट को कवर करता है। पर जो एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जिसकी वजह से ये पूरा केस का ही उलट पलट हो गया है, वो एक मिस्टेक हुआ था ड्राफ्टिंग कराने में, जिसकी वजह से पूरा केस ही खत्म हो गया है। और ये पूरा अच्छी तरह से मेंशन भी किया गया है उस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में। तो आज इसी जजमेंट के बारे में बात करेंगे और इस इम्पॉर्टेंट बात पे करेंगे कि जब भी कोर्ट की ड्राफ्टिंग होती है, केस की ड्राफ्टिंग होती है, तो कानून को तो मद्देनज़र रखना ही होता है, लेकिन साथ-साथ में उस कानून के हिसाब से जिस तरह की ड्राफ्टिंग होनी चाहिए, वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अगर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप छोड़ देते हो, तो आप 30 साल, 40 साल आप सिविल केस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच रहा है और जस्ट बिकॉज़ उस मिस्टेक की वजह से अगर केस खत्म हो जाता है, तो सोचिए अ, अब उस पे फिर क्या बोला जाए। तो इसी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पे आज हम बात करेंगे, इसी सुप्रीम कोर्ट के लेटेस्ट जजमेंट के बारे में बात करेंगे जो 4 दिन पहले ही आया था। जो जजमेंट है उसका नाम है वसंता वर्सेस राजलक्ष्मी अलायंस राजन। ये दोनों ही पार्टी जज इनके थ्रू लीगल हेयर्स के थ्रू में आया था। ये 4 दिन पुराना ही जजमेंट है। थर्सडे या वेडनेसडे को आया था ये जजमेंट आपके फरवरी के मंथ में। देखिए, मैं जजमेंट के बारे में बताने से पहले ये बोलूँगी कि अगर आपको किसी भी तरह का लीगल फॉर्मेट चाहिए, अगर आप कोई लॉयर इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको किसी भी तरह का लीगल फॉर्मेट्स चाहिए जो प्रॉपर तरीके से बना हो, तो हमारी जो वेबसाइट है फिनिक्स पे लीगल, उस पे जाकर आप देख सकते हैं, उस वहाँ जाके ले सकते हैं। हमने ना सिर्फ फॉर्मेट प्रोवाइड किया, बल्कि फॉर्मेट को कैसे तरीके से यूज़ करना है, उससे रिलेटेड क्या कानून है, उसके बारे में भी हमने बहुत क्लियरली एक्सप्लेन किया हुआ है। तो उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाकर आप ले सकते हैं। तो चलिए हम बताते हैं इस जजमेंट के बारे में, वसंता वर्सेस राजलक्ष्मी। ये इसका जो फैक्ट्स ऑफ द केस वो ये है कि 1947 में जो शॉर्ट में है मैं पढ़ देती हूँ। 1947 मदर ट्रांसफर प्रॉपर्टी इनहेरिटेड द डेथ ऑफ द हस्बैंड एंड ऑन वन फॉर्म टू हर टू सन्स एंड वन अनदर टू हर डॉटर। तो एक विधवा जो होती है 1947 में, उसके हस्बैंड की डेथ के बाद जो प्रॉपर्टी जो होती है अपने दो लड़कों और एक लड़की को दे देती है। सम 40 ऑड ईयर्स, 40 साल के बाद में द डॉटर्स हस्बैंड फाइल्ड अ सूट इन रिस्पेक्ट ऑफ सच प्रॉपर्टी। 40 साल के बाद में जो लड़की था, उसका जो हस्बैंड है, उसने एक सूट फाइल करता है उस प्रॉपर्टी को लेकर। कौन से साल में? 1993 में। ये पहले डिस्ट्रिक्ट मुंसिफ के पास में जाता है, फिर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज के पास में जाता है, उसके बाद उसका सेकेंड अपील हाई कोर्ट में होता है और फाइनली अपना आता है सुप्रीम कोर्ट में। जो मामला बेसिकली उसमें ये रहता है कि जो प्रॉपर्टी जो रहता है वो जो दो दो भाई उन्हीं के हाथ में रहता है। जो बहन होती है उसको कभी भी प्रॉपर्टी नहीं मिलता एज पर दैट सेटलमेंट डीड, जो सेटलमेंट के थ्रू उन्होंने करवाया था। तो सेटलमेंट डीड आ गया है, तो कहीं ना कहीं उसमें स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का प्रोविजन आ जाता है कि डीड हुआ है या एग्रीमेंट हुआ है तो उसके हिसाब से काम होना चाहिए। तो एक वो आ गया आपका स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का कानून। और दूसरा आ गया था ये जो जिसमें लिखा हुआ है कि 40 साल के बाद में उन्होंने फाइल किया है, तो आपका लिमिटेशन एक्ट भी इसमें लागू हो जाता है। तो ये दो पॉइंट ऑफ लॉ पर ही ये पूरा केस बेस्ड था और लोअर कोर्ट ने लिमिटेशन के पॉइंट पे और एक जो ड्राफ्टिंग मिस्टेक उसके पॉइंट पर ही डिसमिस किया था। ये फिर आपका वो सेशन एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज पे गया, फिर उसके बाद हाई कोर्ट पर, फिर उसका सुप्रीम कोर्ट पे गया। लेकिन पॉइंट जो था वो तीनों ही जगह पे कहीं न कहीं वो लिमिटेशन, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट और एक इम्पॉर्टेंट प्रेयर को लेकर था। तो यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला है, ये मैं पढ़ रही हूँ आपका। द सुप्रीम कोर्ट आफ्टर हियरिंग द कंटेंशन ऑफ द काउंसिल नोटेड एज अगेंस्ट द राइट ऑफ द पेपर ओनर इन द context of adverse possession, there was a set of competing rights in favor of the adverse possessor who has for a long period of time cared for land, delivered it as against the owner of the property who has ignored the property. The intention of the statute is not to punish one who neglects to assert rights, but to protect those who have maintained in possession of the property for the time specified by the statute under a claim of right or color of title. यहाँ पे एडवर्स पोजीशन जो होता है उसके थोड़े से फेवर में बोलते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो एडवर्स पोजेसर होता है, जो जमीन का कब्जा करके रखता है बहुत ही लंबे समय से, वो जमीन की देखभाल भी करता है, उसका उसको उसको अच्छे से रख रखाव भी करता है। जबकि जो जमीन का जो एक्चुअल जो ओनर होता है वो अपने जमीन का देखने की बॉदर भी नहीं करता है। तो इसीलिए जो लिमिटेशन एक्ट का जो कानून जो बना है, जो एडवर्स पोजेसर के लिए बनाया गया कि 12 साल के बाद नहीं आ सकते हैं, वो इसी फेवर के लिए बनाया गया क्योंकि जो ज़मीन को कब्ज़ा करता है वो इतने लंबे समय तक ज़मीन का रख-रखाव करता है। द कोर्ट रेफर टू द केस ऑफ शक्ति भोग फूड इंडस्ट्रीज वर्सेस सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, 2020 का है।
in which the apex court had taken note of article 50 of limitation act 1963 vis-a-vis article 113, any suit for which no period limitation stand provided in the schedule, and observed that the right to sue occurs from the date on which the cause of action arose first. यहाँ पे लिमिटेशन एक्ट की बात की कि वहाँ पे ऐसे केसेस पे लिमिटेशन एक्ट अप्लाई हो जाता जहाँ पे लिमिटेशन दिया ही नहीं गया। आप मैंने लिमिटेशन एक्ट पे वो डिटेल वीडियो बनाई थी, है ना? उसका लिंक मैं डाल दूँगी, आप देख सकते हो। तो उसमें मैंने ये भी कहा था कि जो हमारी जो एक मैंने और एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बोला कि जो 40 से 50 साल की जो प्रॉपर्टी जो होती है, उसपे हमारा हिंदू सक्सेशन एक्ट गवर्न होता है। और जो हमारा हिंदू सक्सेशन एक्ट जो होता है उसपे कहीं पे भी लिमिटेशन नहीं लिखा है कि आप अपना राइट लेने के लिए कब आओगे। यहाँ पे जो जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है इसी लिमिटेशन की प्रोविजन की बात करें कि जहाँ पर आपका लिमिटेशन एक्ट तो नहीं बोल रहा है प्रोविजन के हिसाब से, लेकिन जब कॉज ऑफ एक्शन होता है, कॉज ऑफ एक्शन का यहाँ पे कब हुआ, जब वो सेटलमेंट डीड हुआ था, है ना? सेटलमेंट डीड हो गया था, आपके नाम पे जब आ गई थी प्रॉपर्टी, तब आपको अपना पोजेशन लेने के लिए आपको केस फाइल करना था 3 साल के अंदर, आपने वो नहीं किया। तो यहाँ पे उस बारे में बात हुई है। द पॉसिबल कॉज ऑफ एक्शन वुड बी एट द टाइम ऑफ सेकंड सेटलमेंट डीड, दो सेटलमेंट ड्यू थे, सेकंड सेटलमेंट डीड 1952 में ही आना चाहिए था। अब पुन्नस्वामी डीड ऑफ सेटलमेंट फेवर ऑफ पुन्नस्वामी 1976 or the time of power mineral vested of the property in favor of the Vasanta or at the death of the बहुत सारा टाइम था जब ये केस फाइल कर सकते थे, पर इन्होंने नहीं किया। पर अपार्ट फ्रॉम द डिक्लेरेशन ही ought to have sought for relief of possession as well. It is clear from the record that no such possible occasion a declaration was sought, much less within the stipulated period of 3 years. यहाँ पे जज ने बोला, मैं अब वो पैराग्राफ भी आपको दिखाऊंगी जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियरली बोला कि आपने केस तो फाइल किया डिक्लेरेशन के लिए, है ना? आपने ये बोला है कि ये जमीन मेरा है, ये आप डिक्लेयर करो। आपने कहीं मांगा है कि इसका कब्जा भी मुझे दो? डिक्लेरेशन करने से आपको क्या मिलेगा? आपको कब्जा पे तो जाना चाहिए। आपने कहीं पे भी अपना ज़मीन का कब्ज़ा जो आपने केस फाइल किया है, कहीं पे भी नहीं माँगा है, कोई प्रेयर ही आपने उस पे नहीं किया है। हम जब भी केस बनाते हैं, हम सूट फॉर डिक्लेरेशन एंड रिकवरी ऑफ पोसेशन, वो एक कॉमन सेंटेंस होता है कोई भी इसमें। यहाँ पे सिर्फ सूट फॉर डिक्लेरेशन फाइल हुआ था, कहीं पे भी प्रेयर पोर्शन में या कहीं पे भी ये नहीं लिखा गया था कि हमें पोसेशन अपना रिकवरी ऑफ पोसेशन मतलब हमें अपना ज़मीन का कब्ज़ा भी वापस चाहिए। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोला कि ठीक है, जो लॉ लिमिटेशन जो एक्ट है, वो तो आपके फ़ेवर में नहीं है। वो सही बात है कि आपको 12 साल के अंदर जो आना चाहिए था, जो भी है आपने नहीं आया। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि आपका राइट खत्म हो जाता है। आपका ज़मीन पे राइट तो तब भी है ना, लेकिन अपना राइट भी आपने नहीं माँगा। आपने सिर्फ डिक्लेरेशन आप माँग रहे हो, उससे क्या होगा? वो एग्ज़ैक्ट पैराग्राफ जो सुप्रीम कोर्ट का है पैरा 13 वो पढ़ा बता देती हूँ, पैरा 30 में लिखा हुआ है, इन वेंकटराजा एंड अदर्स वर्सेस विधिना दोराइज पेरुमल डेट द लीगल रिप्रेजेंटेटिव, 2 जजेस बेंच का ये ऑर्डर किया था। द पर्पस बिहाइंड सेक्शन 34 वाज elucidated by this court. It was observed that the purpose behind the inclusion of the provision is to prevent multiplicity of the proceeding. It was further expounded that a mere declaratory decree remains no executable in most cases. The court noted that the suit was never amended, even at the later stage, to seek this consequential relief, and therefore it was held to be non-maintainable. This position law has been reiterated recently in Akama, Himawati, and others. इससे बहुत क्लियरली बोला है कि क्यों ज़रूरी होता है आपका वो डालना डिक्लेरेशन फॉर सूट, डिक्लेरेशन ऑफ प्रॉपर्टी एंड पोजेशन ऑफ राइट्स, ये डालना इसलिए ज़रूरी होता है कि खाली आप डिक्लेरेशन लेके क्या करोगे आप? आपका सूट एग्जीक्यूट कैसे होगा? एग्जीक्यूशन में अगर आप जाओगे तो आपका वो ज़मीन का कब्ज़ा कैसे मिलेगा? आपने कब्ज़ा के लिए तो कोई केस फाइल ही नहीं किया। साथ ही साथ में क्या आप कब्ज़ा के लिए अलग केस फाइल करोगे? 2-2 केस आप फाइल करोगे, जब एक ही केस में वो चीज़ हो सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट ने और एक चीज़ कहा है कि ये जो दूसरा और एक केस है अक्कामा वर्सेस हेमावती, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने यही बातें की है कि जब आप ड्राफ्ट कर रहे हो तो आपका सूट फॉर डिक्लेरेशन और रिकवरी ऑफ पोसेशन आपको लिखना ही चाहिए, क्योंकि अगर खाली आप डिक्लेरेशन अब करते हो तो वो एक आधा अधूरा चीज होता है, उससे किसी को कोई फायदा नहीं हुआ। अगर आप केस जीत भी गए तो भी आपको फायदा नहीं है, और एक बहुत हेवी मिस्टेक आप अपने केस पे कर देते हो। इसलिए रिकवरी ऑफ पोसेशन का आपको डालना जरूरी था, उसका प्रेयर करना जरूरी था, उसका मांग करना कोर्ट से बहुत जरूरी था, और ये मिस्टेक इस केस को खारिज करवा देता है। समझिए, सोचिए ना, मुंसिफ से लेके 1993 में फाइल वाला केस है आपका, तो 2024 में वो आके डिसमिस हो जाता है जस्ट बिकॉज वो नहीं किया गया था। तो उससे कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम, एनर्जी और जो मेंटल पीस सबका मुझे लगता है वो वेस्ट हुआ। तो जब भी आप लोग केस फाइल होता है व्यूअर्स, आप ध्यान रखिए आपके वकील को
एक बार पढ़ाइए ठीक से, आप भी पढ़िए क्योंकि आप लोग जब इतना वीडियोज़ देखते हैं तो आपका भी नॉलेज अच्छा खासा हो ही जाता है। तो देखिए सारी चीज़ उसमें है या नहीं है। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल फिनिक्स बी लीगल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।